बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो कि बेटे आप खैरियत से होंगे और आपने अपने नम्स के टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया और आप अटेम्प्ट देकर आ चुके हैं। अच्छा बेटे, नम्स के टेस्ट केमिस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए, नम्स 25 केमिस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री वाला पार्ट एज सच नॉट मच डिफिकल्ट, मॉडरेट लेवल के सारे एमसीक्यूज थे, रिकॉल बेस्ड ज़्यादा डाटा दिया था, राइट। क्रिएटिविटी बेस्ड का कोई एमसीक्यू मुझे देखने को नहीं मिला, राइट। अच्छा, अब बेटे ये जो एमसीक्यूज हैं हमें किसी रिसोर्स से जो ना एग्जैक्ट एमसीक्यूज मिल गए हैं, तो मैं आपसे अपने 40 एमसीक्यूज वही डिस्कस करूंगा और वही ऑप्शंस होंगे जो आप बेसिकली दे के आए हैं, ठीक है। आइए बेटे फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करता हूं ना। द फर्स्ट एमसीक्यू इज मोस्ट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स मेल्ट बिलो। बेटे किसी भी बोर्ड की बुक के अंदर ये डाटा नहीं दिया हुआ कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लेकिन बेटे मैंने एक बुक यूज की इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के नाम से। वहां से मुझे देखने को मिला कि जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इट इज बिलो 300 डिग्री सेल्सियस। बेटे 300 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो वहां यहां तो है नहीं, तो 280 डिग्री सेल्सियस वुड बी द राइट आंसर एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपके किसी भी बोर्ड की बुक के अंदर ये डाटा नहीं था कि इससे रिलेटेड यानी मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू के साथ नहीं दिया हुआ था। ओके बेटे सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच हैवियर इज अ हाइड्रोजन एटम इज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। बेटे आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन एटम की बात की जाए तो बेटे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अंदर ओनली वन प्रोटॉन, बेटे इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, आप जानते हैं। और बेटे आपको पता है कि जो प्रोटॉन है इसका मास कितना होता है वो भी आप जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज बेसिकली, वो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। जबकि बेटे अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो बेटे इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। और आपको पता है कि जो बेटे प्रोटॉन है वो कितने टाइम हैवियर होता है, 1837 आप कह सकते हैं या 1836 टाइम्स आप कह सकते हैं। तो बेटे अगर आप क्या करें 9.11 और 1.6 को आपस में कंपेयर करें तो बेटे आप देखेंगे कि जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है इट कम्स आउट टू बी 1836 या 1837 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ किससे हैवियर होगा, इलेक्ट्रॉन से ये हैवियर होता है, ठीक है। बेटे ये आपको ऑलरेडी आइडिया है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इसको पढ़ा हुआ है। और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो दैट इज 1840 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ क्या होगा बेटे, आप जानते हैं देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटे आपको निकालने का तरीका आइडिया है कि आप मास ऑफ प्रोटॉन को ऊपर रखो, इलेक्ट्रॉन को नीचे रख के डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर निकल आएगा। ओके बेटे, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन एट 25 डिग्री सेल्सियस। बेटे एग्जैक्टली पीटीबी की बुक लाइन है, अदर बोर्ड के बच्चों ने भी देखा होगा इसको पीटीबी की बुक के अंदर। और बेटे इसका राइट आंसर है 10 की पावर 55 इज द राइट आंसर कि ओजोन का ऑक्सीजन के अंदर बेटे डीकंपोज होना, ये इसकी जो केसी की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 55, वो जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है और आपको सबको आइडिया है। एंड अगेन इट इज अ रिकॉल बेस्ड एमसीक्यू, राइट बेटे। एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर टोटली इनकरेक्ट, ठीक है। बेटे नेक्स्ट चलते हैं। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड द थर्ड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, द रेट इक्वेशन इज। बेटे देख के आपने रेट लॉ बना लेना है, वो जो कहना चाह रहा है रेट एक्सप्रेशन अगर मैं बनाना चाहूं तो बेटे फर्स्ट ऑर्डर है ए, इसका मतलब ए की पावर 1 होगा, राइट। आपको 1 लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो है ना थर्ड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी। बेटे बी अगर थर्ड ऑर्डर है तो आप उसकी पावर क्या लगाओगे, 3 लगाओगे। देखो आपने खुद ही इसको रेट एक्सप्रेशन को बना लिया क्वेश्चन पढ़ के। तो बेटे राइट आंसर इज रेट इज इक्वल टू के और ए की पावर 1 आएगा क्योंकि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 और विद रिस्पेक्ट टू बी इट इज थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो राइट आंसर इज चार्ली। एंड बेटे जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन है वो टोटली इनकरेक्ट है, राइट। और आप देख सकते हैं और इसमें डेल्टा तो वैसे ही इनकरेक्ट है। बेटे अल्फा में वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन बेटे ये पावर इंडिकेट कर रही है इट इज सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। और बेटे यहां पर क्या है वो बी को सेकंड ऑर्डर शो करा रहा है, हालांकि वो क्या कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू बी ये थर्ड ऑर्डर है, तो बेटे आपको उसकी पावर 3 लगानी थी।
बेटे नेक्स्ट चलते हैं जी, क्या कहते हैं जी, फॉर अ रिएक्शन ए और इसका प्रोडक्ट बन रहा है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, आपने ए को डबल किया, प्रोडक्ट इंक्रीजेस 4 टाइम, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। तो बेटे कोई इशू नहीं है, आप यहां रेट लिख लो इज इक्वल टू, और बेटे ए की पावर एन लगाना है। आपको पता है बेटे कंसंट्रेशन मैंने 2 टाइम की, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है यानी रेट दैट कम्स आउट टू बी 4 टाइम, बेटे मैं यहां एन की पावर क्या लगाऊं कि मेरे पास 4 आंसर आ जाए। योर आंसर इज सर कि आप यहां पे 2 लगा दें। अगर मैं 2 लगाऊं तो बेटे इसका मतलब है इट कम्स आउट टू बी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। बेटे कभी भी आपको ऐसा सवाल आ जाए जिसमें कंसंट्रेशन डबल की जाए और रेट को जो है वो क्या कहते हैं कम ज्यादा कर रहा हो, तो आपको एन की पावर जो है ना वो डिसाइड करना आना जरूरी है। अगर आपको एन की पावर डिसाइड करना आ गया तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। इसमें कोई इतना डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अगर मैं यूं कहता हूं कि बेटे कंसंट्रेशन 2 टाइम है और मेरे पास रेट 1 आ रहा होता, मुझे बताओ 2 की पावर क्या रखोगे 1 आंसर आ जाए। योर आंसर इज सर कि आप 0 रख दें, राइट। किसी भी चीज की पावर 0 आप करते हो तो आंसर कम्स आउट टू बी 1, मैथमेटिकल आपको पता है, राइट। तो बेटे जस्ट आपको ये एंड डिसाइड करना आना चाहिए, इन शॉर्ट ये है, राइट। ओके बेटे, सेलेक्ट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखना है कि कौन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। आपको पता है बेटे थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम किसको कहते हैं, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है, या डेल्टा जी नेगेटिव होता है। ये कैसे नेगेटिव होता है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था। हमने जस्ट ये पढ़ना था कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। आइए, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बेटे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में स्पॉन्टेनियसली जो है ना कंबाइन नहीं करते, इसकी प्रॉपर रिएक्शन कंडीशंस होती हैं, राइट। इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम पोलोनियम, बेटे ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, नो डाउट ये स्पॉन्टेनियस है, बट इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड क्वेश्चन आस्किंग अबाउट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, राइट। उसके बाद थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ मार्बल, बेटे आपको पता है कि मार्बल को डीकंपोज करवाना है तो आपको तो एनर्जी देना पड़ेगी ना, कॉन्टिन्यूस एनर्जी दोगे तो डीकंपोज होगा। बर्निंग ऑफ पेपर बेटे इज बर्निंग ऑफ पेपर बेटे एक केमिकल फिनोमेना है क्योंकि ये कंबशन हो रही है। तो बेटे आपने क्या करना है, आपने एक दफा पेपर को जो है ना वो आपने स्टार्ट करा दिया, यानी आपने फायर प्रोवाइड कर दिया, तो बेटे क्या होगा, पेपर क्या होता रहेगा, बर्न होता रहेगा, राइट। यहां पे बर्निंग ऑफ पेपर या बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ वैक्स जो होता है बेटे दीज आर कॉल्ड एज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इट इज एक्चुअली अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कि पेपर की टोटली कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी, राइट। सो बेटे राइट आंसर इज डेल्टा। सेलेक्ट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, बेटे आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जहां पे हीट रिलीज होती है, यानी A प्लस बी है और बेटे यहां C लिखा और यहां पे क्या होता है कि आपके पास हीट रिलीज हो रही होती है, ठीक है, आपको एनर्जी मिलती है। थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ P2O5, बेटे आपको पता है कि आपने डीकंपोज करना है, आप इसको एनर्जी दोगे तो डीकंपोज होगा ना, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा बेटे नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रिक ऑक्साइड, बेटे हमारी बुक लाइन भी है कि नाइट्रिक ऑक्साइड N2+O2, यहां पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है बेटे इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू दैट इज प्लस 182 किलो जूल के करीब करीब होती है या 180 के करीब करीब है। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक हो गया। बर्निंग ऑफ मीथेन, यस बेटे मीथेन की बर्निंग जो होती है CH4 है, आप बेटे इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 और बेटे वाटर के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। और प्लस आपने देखा होगा यहां पे एनर्जी लिखी होती है, कुछ अमाउंट में एनर्जी जो है रिलीज होती है, अप्रोक्सीमेटली -891 या 890 के करीब इसकी एनर्जी रिलीज होती है। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बेटे सब्लिमेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस कि आपने ड्राई आइस को सब्लिमेशन कराना है, एंड सब्लिमेशन क्या है कि सॉलिड का डायरेक्टली वेपर के अंदर कन्वर्ट होना। बेटे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO2, बेटे आप सबको आइडिया होगा इट्स आंसर इज +3, आपको निकालना भी आता है HC और LO2। बेटे आपको पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन 0,
और सॉरी x, और आपने ऑक्सीजन को -2 ले लिया बेटे, +1 + x प्लस ये 2 और ये -2 उसका चार्ज बेटे आ जाएगा इक्वल 0 क्या आ जाएगा, +1 + x और माइनस आ जाएगा 4 = 0। और बेटे आपको समझ आ गया होगा कि ये +3 आएगा कि -4 ये है यहाँ पे, और बेटे वहां जाके क्या हो जाएगा, बल्कि यही ना कर दूं -3 हो जाएगा, वहां जाके +3 हो जाएगा। ठीक है जी, सो राइट आंसर इज बीटा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बेटे आप सबको आइडिया हो गया होगा कि ये सवाल सिलेबस से आउट था। क्या आपने एमओटी पढ़ी है? नहीं, एमओटी नहीं पढ़ी आपने, आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं था। इट इज टोटली आउट ऑफ द सिलेबस बेटे। इसके लिए फिर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, अगर आपको थोड़ी सी एफएससी की बात याद हो तो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड आप क्या करते हैं, इसका 2 करते हैं। 2 का मतलब है उसका हाफ कर देते हैं, यानी 1/2 लिखते हैं आप। तो बेटे देखें, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बेटे सिर्फ डिफरेंस नहीं है, बल्कि डिफरेंस ये 1/2 है। अगर मैं इसको यूं करके लिख दूं तो मेरा ख्याल है ज्यादा इजी हो जाएगा। आपको पता नहीं ये 1/2 है बेसिकली। द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नो बेटे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का सम नहीं होता। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बेटे दिस वुड बी द राइट आंसर। क्वार्टर ऑफ द डिफरेंस, बेटे क्वार्टर नहीं है, आपको पता है ये 1/2 है। क्वार्टर ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ये क्वार्टर डिफरेंस नहीं है, बल्कि हाफ डिफरेंस होता है। सो राइट आंसर इज चार्ली। Which of the following molecule has non-polar covalent bond? बेटे ये चारों ऑप्शन अगर देखें ना, ये सवाल में ही प्रॉब्लम है। बेटे आपको पता है, अगर मैं मिथाइल क्लोराइड का आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो बेटे आप ये देखें, यहां पर ना ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड तो पोलर है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो, 0 से 0.4 हो ना, सच बॉन्ड इज कॉल्ड एज द नॉन पोलर बॉन्ड। आपको याद होगा बेटे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये सारी बातें आपको याद है, 0.5 से 1.7 हो, सच बॉन्ड इज कॉल्ड एज द पोलर बॉन्ड। और बेटे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जैक्टली 1.7 हो तो आपको याद है कि 50% वहां पे आयोनिक कैरेक्टर होते हैं और 50% ही क्या होता है बेटे वहां पे, एंड 50% वहां पे क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर होता है। और 1.7 से एक्सीड करो तो आयोनिक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है। इट मीन्स दैट बेटे मिथाइल क्लोराइड में ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड तो नॉन पोलर हैं, बट कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो पोलर है, क्योंकि आपको पता है कि बेटे कार्बन और क्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0.6 के करीब है, 0.6 या 0.7 के करीब जो है ना इसका डिफरेंस होते हैं। तो इसका मतलब है बेटे ये भी नहीं हो सकता। बेटे मेथनॉल के आपको पता है कि यहां पर 2 बॉन्ड आपको पोलर नजर आ रहे हैं, C और OH। नो डाउट इसके H वाले बॉन्ड नॉन पोलर हैं, इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। बेटे CO2 पूरा मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, बट इसके बॉन्ड्स जो है ना वो इसके बॉन्ड्स पोलर हैं, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इसकी 3 पॉइंट जो है वो 5 होती है। क्लोरीन 3 पॉइंट जो है ना वो 1 होता है, इसकी 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। राइट बेटे, इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। CCl4 पूरा मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर है, और पूरे मॉलिक्यूल की नॉन पोलर होने की वजह उसका डायपोल मोमेंट होता है। तो बेटे इसका मतलब ये है, यहां पर आप देखें क्या कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड कोई आपको नॉन पोलर मिल रहा है? योर आंसर इज नहीं मिल रहा। अब क्या किया जाए, मैं किसको क्लिक करूं कि भाई यहां पर जो है ना नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटे अब मेरा ख्याल है कि सवाल में प्रॉब्लम है, मैं अब इसका क्या आंसर मार्क करूं मुझे खुद भी आइडिया नहीं हो रहा, क्योंकि सब के अंदर बॉन्ड्स जो हैं वो पोलर हैं। राइट, अब मिथाइल क्लोराइड की बात की जाए तो बेटे उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है। अब इसको अगर देखा जाए तो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है, लिहाजा इस क्वेश्चन को अब वो अगर ये पूछता है कि ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल कौन सा नॉन पोलर है, तब भी गलत था, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं। राइट, ये भी नहीं बात बन सकती। तो बेटे इसमें ना क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। और इसका मैं एग्जैक्टली नहीं आपको कह सकता, क्योंकि मैंने आपको सारी लॉजिक बता दी है कौन सी बात जो है वो ठीक रहेगी, क्योंकि इसमें किसी भी ऑप्शन में सारे बॉन्ड नॉन पोलर नहीं है। हाँ, कुछ नॉन पोलर है फिर पोलर है, कुछ नॉन पोलर है पोलर है, लेकिन सारे बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम है क्वेश्चन में।
कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल गिव लेयर ऑन हीटिंग। बेटे आपको याद है कि जो प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं वो ऑन हीटिंग ऑयली लेयर देते हैं। बेटे प्राइमरी एल्कोहल कौन सा है? इथाइल एल्कोहल इज द प्राइमरी एल्कोहल। बेटे ये क्या करेगा, जब आप इसको HCl से रिएक्ट करवाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, और हीटिंग के रिजल्ट में क्या बनेगा बेटे, आपके पास इथाइल क्लोराइड बनेगा। बेटे अगर आपने ये देखना है 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल, तो बेटे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो 1 2 3 4, राइट बेटे। अब 4 कार्बन आ गए, 2 पे ब्यूटानॉल है, कहीं से नंबरिंग कर लो, मैं यहां से नंबरिंग कर लो, ये 2 ब्यूटानॉल आ गया, और बेटे ये आ गया 3 मिथाइल आ गया, और ये आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। ये H आ जाएगा, ये H आ जाएगा, ये H3 आ जाएगा। आपको पता है बेटे नाउ दिस इज द कार्बन दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द 2 कार्बन, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। और बेटे 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल इज अ टर्शियरी एल्कोहल, आपको आइडिया है, एंड 2 ब्यूटानॉल इज आल्सो अ सेकेंडरी एल्कोहल। तो बेटे अब आप मुझे बताएं कि फिर कौन बच गया? इथाइल एल्कोहल इज अ प्राइमरी एल्कोहल, जो कि ऑन हीटिंग हमें ऑयली लेयर देता है। और आप ये भी जानते हैं कि सेकेंडरी एल्कोहल में कुछ टाइम लिखा हुआ है, 5 to 10 मिनट्स का टाइम, और टर्शियरी एल्कोहल इमीडिएटली ऑयली लेयर देते हैं। फॉर्मलिन इज अ मिक्सचर ऑफ, बेटे आपको पता है कि फॉर्मलिन फॉर्मल्डिहाइड का आप कह सकते हैं कॉमन नेम है, बाजार में इसके नाम को यूज किया जाता है। एंड फॉर्मलिन इज अ मिक्सचर ऑफ 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मेथनॉल एंड 52% बेटे वाटर होता है। मेरा ख्याल है इसमें मुझे कोई भी बात डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया है, रिकॉल बेस्ड है, पीटीबी की बुक लाइंस हैं ये सारी, राइट। कहते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ HCHO फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, बेटे आप जानते हैं कि आप लोगों ने ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिसे पीटीबी में एल्डिहाइड कीटोन लिखा हुआ है, बेटे यहां पर ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम पॉलीमराइजेशन होती है। फॉर्मल्डिहाइड बेटे जो है ना पॉलीमराइज हो जाता है मेटाफॉर्मल्डिहाइड के अंदर, और एसिटाल्डिहाइड पैराल्डिहाइड बनते हैं। फिर आपने पढ़ा था कि ये ट्राइमर्स होते हैं, इनको ट्राइऑक्सेन भी कहा जाता है, ये साइक्लिक ईथर भी हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी हैं, और भी बेटे बहुत सारी बातें इसकी डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। बेटे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करते, क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अगर ये यूज करते तो बहुत सारे साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाने थे और पॉलीमराइजेशन नहीं होनी थी। बेटे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट जो है ना, वो आपके पास क्या कहते हैं इसको, ये कार्बोनिक एसिड नहीं होता, क्योंकि बेटे ये जिस बॉटल के अंदर होता है ना, आप उस बॉटल को ओपन करते हैं फौरन CO2 इवॉल्व हो जाती है। ये बहुत ही मतलब आप कह रहे हैं कि बॉटल बंद बॉटल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपने इसको निकाला तो सारी CO2 जो है वो निकल जाएगी, लिहाजा ये इसका करेक्ट मतलब ऑप्शंस नहीं है। बेटे कहते हैं जी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू, बेटे आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो हाई होता है। किस वजह से हाई होता है? और ये रिलेटिवली हाई की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ये किसी क्लास ऑफ कंपाउंड के साथ रिलेट करके बता रहा था, मतलब अल्कोहल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बेटे उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहां पर आपको पता है कि डाइमर्स बनते हैं, जिसे आप साइक्लिक डाइमर्स भी कहते हो, ठीक है। अगर वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वहां पे साइक्लिक डाइमर बनते थे, राइट। तो बेसिकली यहां पर किसी के रिलेटिवली, जैसे अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बेटे कॉरस्पॉन्ड अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप लो तो बेटे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बेटे कहते हैं इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर मास, बेटे इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास तो मैं तब कहता जब यहां पे पॉलर OH ग्रुप नहीं होता। बेटे अगर पॉलर OH ग्रुप है तो इसका मतलब है यहां के हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहला पैरामीटर है, उसके बाद मास होता। हाँ, अगर ये पूरे का पूरा एल्केन होता जो कि नॉन पॉलर है, तो फिर मैं इंक्रीज्ड मॉलर मास की तरफ जाता कि जितना मॉलर मास बढ़ेगा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी। नो डाउट आप सोच रहे होंगे यहां पर भी तो लंडन फोर्सेस हैं और OH ग्रुप भी है, तो लंडन फोर्सेस के साथ यहां पे OH भी मौजूद है। और आपको पता है कि यहां पे स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, यहां पे स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ज्यादा है। इसलिए बेटे इसका जो राइट आंसर होना है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका राइट आंसर होना है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और आप लोगों ने वो साइक्लिक डाइमर देखा होगा, आपने इसको ड्रॉ करके चेक किया है।
अच्छा बेटे देखिए, ये कोई टर्म नहीं होती इंटरमॉलिक्यूलर कार्बन बॉन्डिंग। ये कौन सी आपने बॉन्डिंग पढ़ी, कोई पढ़ी ऐसी है? नहीं। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H का किससे साथ अटैच होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। और बेटे इंटरमॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बॉन्डिंग, बेटे इंटरमॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बॉन्डिंग भी आपने नहीं पढ़ा हुआ, बल्कि क्या होता है कि एक कार्बोनाइल का इस तरीके से होता है ना ऑक्सीजन, बेटे दूसरे के O और H के साथ क्या करता है बेटे, वो कंबाइन करता है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन यहां पर ये बात समझ नहीं आती। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल कार्बोनेट, द कलरलेस गैस इवॉल्व। बेटे आपको पता है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हो और बेटे इसका रिएक्शन सोडियम मेटल कार्बोनेट, यही है ना। आपने अगर ये मेटल कार्बोनेट ले लिया है तो बेटे आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, यहां पर इसका सॉल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। और बेटे कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी? CO2 गैस इवॉल्व होगी। साथ यहां पे वाटर भी बनता है, लेकिन हमसे वो गैस पूछ रहा है, तो बेटे यहां पे गैस इवॉल्व होगी CO2 गैस। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोई भी गैसेस इवॉल्व नहीं होंगी, CO2 प्लस वाटर इवॉल्व होगा। बेटे क्या कहते हैं जी आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद 2,2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड टू प्रोड्यूस एस्टर। बेटे आपके पास ना ये प्रोपानोइक एसिड है और 2,2 डाइमिथाइल, बेटे ये ना 2,2 डाइमिथाइल आ गया और ये भी मिथाइल है और ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसने एस्टर बनाना है तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे अल्कोहल चाहिए होगा, एथेनॉल चाहिए होगा। और बेटे एथेनॉल इसके साथ मिलके क्या बना लेगा? एस्टर बना लेगा। एथेनोइक एसिड, एसिड एसिड मिलके एस्टर नहीं बनाते। आपको पता है प्रोपेन भी ये नहीं होगा और प्रोपानॉन भी यहां नहीं होगा। सो राइट आंसर इज आपके पास एस्टर इज द, सॉरी एथेनॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आपके पास, सॉरी एस्टर बनाने के लिए एथेनॉल चाहिए। कहते जी द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम फॉर्मिंग 25 to 35% ऑफ द बॉडी प्रोटीन इज आर। बेटे आप इसको जानते हैं, पीटीबी की बुक लाइन है, 25 to 35% जो अबंडेंट प्रोटीन है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज द, बेटे वो हमारी सिंपल प्रोटीन है। और सिंपल प्रोटीन में भी आपको पता है कौन आ जाती है? कोलेजन जो है ना बेटे, वो एनिमल किंगडम में क्या होती है? बहुत ज्यादा पाई जाती है। बेटे ड्राई प्रोटीन नहीं होगा। कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन दोनों एक ही प्रोटीन है, जिनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होता है। प्रोटीन्स प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेटे उसी सवाल को इस तरीके से पूछ लिया। आपको पता है बेटे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, दैट सिंपल प्रोटीन इज कॉल्ड एज द कोलेजन। बेटे फॉस्फोप्रोटीन इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। बेटे लेसिथीन एंड कोलेस्ट्रॉल आर लिपिड्स, ये लिपिड की क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं। इन ह्यूमन बॉडी फेरेटिन इज यूज टू स्टोर। बेटे फेरेटिन जो है ना ये प्लाज्मा प्रोटीन है और फेरेटिन का फंक्शन ये होता है कि इज टू स्टोर द आयरन। बेटे फेरन से याद रखना, फेरन से आयरन याद रखना था। ये मैं कह सकता हूं कि आपके लिए ऐसे, स्पेशली हमारे पीटीबी वाले बच्चों को, और बाकी अदर बोर्ड की बुक में भी मुझे फेरेटिन नहीं मिला, शायद कहीं आपकी बायोलॉजी की बुक के अंदर हो, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये आपके लिए थोड़ा सा था, चैलेंजिंग था, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा, क्योंकि फेरन से आप पहचान लिया होगा। राइट, इन ह्यूमन बॉडी सीरोप्लाज्मिन एक्ट एज एन कैरियर ऑफ। बेटे अगेन सीरोप्लाज्मिन जो है ना ये ऑल्सो अ प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि क्या होते हैं, जो कैरियर होती है। किसका कैरियर होती है? बेटे कॉपर कैरियर होती है। और मजे की बात यह है कि बेटे ये एमडी कैट के पास पेपर का क्वेश्चन उसने एसएच आपको दे दिया है। आई गेस के 2024 या 2023 के अंदर ये पास पेपर का ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन एज इट इज जो है ना ऑप्शंस के साथ रिपीट हुआ है। तो ये भी सीरोप्लाज्मिन हो गया, फेरेटिन हो गया, ये सारी प्लाज्मा प्रोटीन है और दोनों के फंक्शन आपने देख लिए। कहते जी प्रिडिक्ट द एलिमेंट विद लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटे आप ये देखें कि लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? ये मैग्नीशियम पहले आ रहा है बेटे, फिर यहां पे करके आप कह लें कि सिलिकॉन होता है, फिर उसके साथ फास्फोरस है, फिर यहां पे करके बेटे आगे आर्गोन होगा। आपको पता है ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, और सॉरी एक ही पीरियड के मेंबर हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है। आपसे वो लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, तो बेटे मेटल मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लीस्ट होगी।
अब आपने कहीं ये तो मिस्टेक नहीं कर दी कि मैग्नीशियम का ऑर्बिटल फुली फिल्ड है तो भाई इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। नहीं बेटे, हाँ मैग्नीशियम के बाद बेटे अगर यहां पे सिलिकॉन की जगह ऑप्शन क्या होता, मैग्नीशियम के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम होता, तो फिर बेटे देन राइट आंसर वुड बी एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम यहां पे है ही नहीं है, उसके आगे सिलिकॉन है और सिलिकॉन की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, सेलेक्ट द ग्रुप 2 एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। बेटे आप जानते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता रहता है। तो इसका मतलब बेटे जो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा होता है उसकी वजह क्या होती है वो भी आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। बेटे इसके शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे एटम के शेल एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन होती है। तो बेटे सबसे बड़ा कौन है, मजे की बात है कि ग्रुप के मेंबर हैं बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेटे नीचे कौन आता है, बेरियम आता है, तो बेरियम का एटॉमिक रेडियस क्या है, सबसे ज्यादा है। बेटे आप देख लेंगे कितना आसान है, मेरे ख्याल में मुझे किसी भी चीज को करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही आपको। Which of the following element has the least melting point? बेटे सारे के सारे एक ही ग्रुप के मेंबर आपको दे दिए, तो बेटे याद रखिएगा एक ही ग्रुप के मेंबर दे दिए, तो जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो बेटे साइज बढ़ता है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाता है, आपको पता है कि बेटे यहां पर मेटालिक बॉन्ड जो होता है ना, मेटालिक बॉन्ड वो वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है, वो वीकर होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे अट्रैक्शन क्या हो जाती है बेटे, अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाती है। बेटे याद रखिएगा अगर अट्रैक्शन डिक्रीज कर रही है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों टॉप टू बॉटम क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। आपसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई है, तो बेटे जिसका साइज सबसे बड़ा है दैट वुड बी द राइट आंसर। सो सीजियम इज द राइट आंसर। कहता जी 2 पेंटानॉन एंड 3 पेंटानॉन आर एग्जांपल ऑफ। बेटे यहां पर आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं कि मिस्टेक नहीं की होगी। बेटे ये आपके पास 2 पेंटानॉन आ गया और ये आपके पास आ गया 3 पेंटानॉन आ गया। बेटे ये आपके पास 3 पेंटानॉन है। मेरे पास कार्बन ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। ये CH2 CH3 और ये CH2 एंड दिस इज CH3। तो बेटे मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आइडिया है कि ये तो पोजीशन भी है 1 2 सेकंड पोजीशन पे है और ये बेटे 1 2 3। तो बेटे आपको फिर एक चीज याद आ गई होगी कि ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं होंगे, नो डाउट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। एक और याद करें, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था कि बेटे प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेना है। तो बेटे प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर आपको याद है ना कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, हाँ जी बेटे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है आपके पास टॉटोमरिज्म की, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की, फिर आपके पास कौन होते हैं बेटे, फिर आपके पास होते हैं मेटामर्स होते हैं, फिर चेन आइसोमर और एंड पे पोजीशन आइसोमर। बेटे मुझे देखने में तो ये पोजीशन लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये मेटामर है। कैसे मेटामर है, आप देखें कि इस ग्रुप के अराउंड दोनों तरफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 2 है और इसके अराउंड यहां पे क्या है 3 और ये 1 है। इट मींस दैट बेटे नाउ द राइट आंसर वुड बी ये मेटामर्स हैं एक दूसरे के, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है किसके अराउंड, कार्बोनाइल ग्रुप के अराउंड जो कि एक पॉलीवेलेंट ग्रुप है। Which of the following will show optical isomerism? बेटे कौन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, तो बेटे आपको पता है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना जरूरी होता है। बेटे कायरल सेंटर का आपको पता है 4 डिफरेंट ग्रुप। बेटे इसका राइट आंसर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड होना था ना। आपको पता है कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड इज बेसिकली लैक्टिक एसिड। हाँ जी बेटे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड देखें, ये OH आ गया, ये H एज इट इज लगा दो, ये COOH आ गया। आप देख सकते हैं बेटे नाउ दिस इज अ कायरल सेंटर, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। बेटे अगर आप बाकी ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो आप ये देखें बेटे उसने 2 2 डाई हाइड्रोक्सी करते हैं, एक ही कार्बन पे 2 OH लगा दिए, नहीं हो सकता। बेटे यहां कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइऑइक एसिड। बेटे ब्यूटेन डाइऑइक एसिड आप ये देख लेना है और सेकंड कार्बन के ऊपर उसने क्या लगाया, OH लगा दिए, राइट। बेटे 1 2 3 4, बेटे एक आपके पास आ जाएगा ऑइक यहां पे, एक आपके पास ऑइक यहां पे आ जाएगा और आपको कह दिया 2 हाइड्रोक्सी मैंने यहां से कर लिया 1 2 3 4।
अब बेटे आप ये देखें क्या इसके पास जो है ना वो 4 डिफरेंट ग्रुप बन रहे हैं या नहीं बन रहे, इसको देख लें। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, यहां देख लेते हैं बेटे, ये आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास H, और ये आपके पास जो है वो H आ जाएगा। अच्छा बेटे यहां पर आप देखें तो यहां पर भी मुझे ना प्रॉब्लम अब लग रहा है, क्या लग रहा है देख लेते हैं इसको। ये तो कार्बन नहीं हो सकता बेटे, इस कार्बन को देखें, एक डिफरेंट, दो डिफरेंट, और ये तीसरा डिफरेंट, और बेटे ये यहां पे ये चौथा भी आपको डिफर कर रहा है। लेकिन बेटे ये 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड ना, अब बेटे यहां पर डाइओइक की ना पोजीशन तो एक तो 1 और एक 4 ही बन रही है ना, इसके अलावा इसकी कोई पोजीशन नहीं बन रही। अच्छा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, हाँ बेटे यहां पे भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है यहां पे 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड में भी क्या मौजूद है बेटे, एक कायरल सेंटर यहां पर भी क्या है मौजूद है, यहां कायरल सेंटर नहीं है। अच्छा और भी देख लेते हैं बेटे, ब्यूटानोइक एसिड तो अंडरस्टूड है कि यहां पे कायरल सेंटर नहीं होगा। आप ये देखें बेटे यहां पर C डबल बॉन्ड OH है, और बेटे यहां पर H आ रहेगा, H आ रहेगा। आप देखें बेटे यहां पे कोई भी कायरल सेंटर मौजूद नहीं होगा। तो बेटे सेकंड पोजीशन पे मैंने OH लगाया, ये H लगा हुआ है, तो बेटे इसका एक डिफरेंट, दो डिफरेंट, 3, और ये भी पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया बेटे डिफरेंट हो गया। इसका मतलब बेटे यहां पे प्रॉब्लम लग रहा है। अब बेटे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड भी आपके सामने, ये आपने देख लिया कि कायरल सेंटर है, कायरल है, और बेटे यहां पर भी आपने देख लिया कि ये वाला जो कार्बन है 1, इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, इसको 3 कह लो, इसको 4 कह लो। बेटे सेकंड कार्बन यहां पे भी क्या मौजूद है, कायरल सेंटर मौजूद है, OH मौजूद है, एक डिफरेंट, दो डिफरेंट, और ये तीसरा डिफरेंट, और बेटे ये पूरे का पूरा एक चौथा ग्रुप जो है ना वो डिफरेंट आपको लग रहा है। तो बेटे इसका मतलब है यहां भी प्रॉब्लम आ गया। अब क्या किया जाए, अब देखें नम्स इसके बारे में क्या करता है और नम्स इसके बारे में क्या कहते हैं, अब ये हमें देखना पड़ेगा, हमें उसका वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलें जी बेटे ये भी हो गया। अच्छा उसके बाद बेटे नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन। बेटे बुक लाइन है, आपको आइडिया है सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, नॉट SO3 पॉजिटिव ना, SO2 भी नहीं होता, ये सल्फोनिक ग्रुप है। जब बेंजीन में SO3 जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, H को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसके बाद ये SO3H में कन्वर्ट होता है, वो इसका एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म है। राइट बेटे मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर हो गई होगी। एसिटिलीन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू फॉर्म, बेटे आपको पता है कि एसिटिलीन में जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड आप ऐड करते हैं तो बेसिकली ये 2 स्टेप्स के अंदर काम हो रहा होता है। पहले क्या होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने से H इसके पास और Br इसके पास, C डबल बॉन्ड H, और ये आ रहेगा ब्रोमीन, और फिर बेटे इसके अंदर फर्दर HBr का मॉलिक्यूल ऐड होगा। जब ऐड होगा अब कौन सा रूल अप्लाई होगा, मार्कनी का रूल अप्लाई होगा, और क्या होगा बेटे यहां पे ये H गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच इज ऑलरेडी रिच इन हाइड्रोजन, ये CH3 हो जाएगा, और बेटे इसके पास क्या आएगा, एक ब्रोमीन, और पहले से लगा हुआ ये H पहले से लगा, ये दूसरा ब्रोमीन आके लग गया। तो बेटे नंबरिंग की जाए 1,1 डाई ब्रोमो, और मेरे पास क्या आ जाएगा, इथेन आ जाएगा। ठीक है 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। तो बेटे दिस इज राइट आंसर वुड बी बीटा इज द करेक्ट आंसर। राइट ओके बेटे नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज अबाउट जनरली द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज। बेटे आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, तो आपको पता है बेटे यहां उसने स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिहाज से वो रिएक्टिविटी बता रहे हैं। बेटे आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन, उससे कम एल्काइन, और सबसे कम एल्केन्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर बेटे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता तो आपको पता है कि एल्काइन पहले आ जाता। राइट सो राइट आंसर वुड बी चार्ली। रेजिमिक मिक्सचर फॉर्म्ड इन SN1 रिएक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ MT। बेटे आपको पता है कि रेजिमिक मिक्सचर क्या होता है, आप जानते हैं जैसे आपने 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन पढ़ा होता है ना, तो वो कंपाउंड क्या होता है कि 50% लाइट को क्लॉकवाइज और 50% लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो कंपोनेंट ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बट एज अ होल मिक्सचर की अगर बात की जाए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अच्छा उसको कहते हैं रेजिमिक मिक्सचर। अब बेटे होता क्या है कि यहां पे SN1 रिएक्शन है ना, आपके पास ये ब्रोमीन है और ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। बेटे आपको तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड,
बेटे बॉन्ड ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रोमाइड ये पूरा बॉन्ड ना लेके चला जाएगा यहां से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 आ गया। बेटे आपको पता है पहले कार्बन के 4 ऑर्बिटल थे, 4 ऑर्बिटल थे ना, मतलब यहां पे अगर ड्रॉ किया जाए आपके पास इस तरीके से ना 1 2 3 4, तो बेटे सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब बेटे क्या हो गया, हो ये गया कि यहां पर इसका ना एक pz ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया क्योंकि ब्रोमीन उसके इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, राइट। और आपको पता है कि ये अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये बेसिकली sp2 हो गए ना, ये sp2 हो गया, ये भी sp2, वो भी sp2, ये भी sp2। तो बेटे इसका मतलब ये है कि यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये कार्बोकेटाइन है, इसका एक ऑर्बिटल क्या हो गया बेटे, एक ऑर्बिटल कार्बन का एम्प्टी हो गया। देखो ना ये जो मैंने अनपेयर्ड लगाया ना, आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि यहां पर ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन के जब इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो जब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बेटे इस तरीके से हो जाएगा ना ये ऐसे, राइट, ये sp2 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 और ये sp2, और बेटे इसका जो 2pz होगा ना, 2pz वो एम्प्टी हो गया, राइट, वो एम्प्टी हो गया। और क्या होगा, अब बेटे दोनों तरफ से किसी भी तरफ से इलेक्ट्रोफाइल आके जो है ना इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, अपना लॉन पेयर देगा। तो बेटे इसका मतलब है कि sp2 का p ऑर्बिटल, बेटे sp2 का p ऑर्बिटल यानी sp2 तीनों के तीनों तो बेटे क्या हो गए, एक प्लेन के अंदर आ गए, 2pz क्या होगा उनका परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। तो बेटे यहां पर आके क्या होता है, ये नॉन आउट ऑफ प्लेन चला जाते हैं और दोनों तरफ से किसी भी साइड से क्या होता है बेटे, आके न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो राइट आंसर वुड बी P। The order of reactivity of alcohol with respect to cleavage of CO bond, बेटे बुक लाइन है, CO बॉन्ड की क्लीवेज का आपको पता है कौन सबसे रिएक्टिव होता है बेटे, सबसे रिएक्टिव टर्शरी अल्कोहल, पे सेकेंडरी और देन प्राइमरी, और आपको पता है यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर। और आप ये भी जानते हैं कि यही ये स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर है कि यहां जो कार्बोकेटाइन बनता है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, वुड बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी वुड बी मोर स्टेबल देन दैट ऑफ प्राइमरी। ठीक है बेटे, ये भी आपको इस बात का भी आइडिया हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिया है बेटे। सबसे पहले इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं आपके सामने, इक्वेशन को बैलेंस कर लेता हूं मैं आपके सामने, Na2SO4 और प्लस H2O। बेटे इक्वेशन चेक कर लें, सोडियम 2 है, ये 2 लगा दिया, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और ये 2 लगा दिया हाइड्रोजन, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 और 2 6, 4 और 2 6, इक्वेशन बैलेंस हो गई। और बेटे आप ये चीज जानते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोई भी लिमिटिंग रिएक्टर नहीं होगा। अभी मैं आगे स्टेटमेंट पढ़ता हूं, कहता है जी 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड और 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। ले जी आपको 40 ग्राम ये दे दिया, 49 ये दे दिया, और आपसे पूछ के लिए आपको कहता है वाटर के मॉलिक्यूल बताओ। बेटे आप वाटर के मॉलिक्यूल तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको क्या नहीं पता होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का नहीं पता होगा। बेटे मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी से इसके मॉल्स बना लेता हूं, इसके मॉल्स निकालो जिनको गिवन मॉल कहते हैं। 40 इसका मैस है बेटे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मैस होता है दैट इज आल्सो 40, ये 1 आंसर आ जाएगा, 1 मॉल आ गया। जबकि बेटे सल्फ्यूरिक एसिड के मॉल्स निकालो, गिवन मॉल 49 मैस है, और बेटे इसका जो मॉलर मैस होता है दैट इज 98 ग्राम, बेटे n आ गया 0.5 मॉल आपके पास आ गए, राइट। ओके बेटे, अब यहां पर आपने जब मॉल्स निकाल लिए तो आपको पता है बेटे, आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए छोटा सा टेक्निक पढ़ा होता है, क्या, गिवन मॉल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। देखिए यही कर लेता हूं बेटे, क्या पढ़ा था आपने, गिवन मॉल ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ मॉल नीचे रखा, तो आंसर क्या आ गया 0.5। ये जल्दी से लिमिटिंग रिएक्टेंट चेक करने का तरीका, बेटे गिवन मॉल 0.5 और कोफिशिएंट मॉल कितने हैं 1, बेटे इट मींस दैट 0.5 अगर ये दोनों में से कोई भी चीज कम होती वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता, इट मींस दैट देयर इज नो लिमिटिंग रिएक्टेंट, कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। कैसे, देखें दोनों का आपके पास रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो में कोई चीज कम ही नहीं आ रही। अच्छा इसका मतलब है बेटे, अब वाटर मॉलिक्यूल देखना था, दोनों इक्वली कंज्यूम हो रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री की तरफ जाने लगा हूं, 2 मॉल से मुझे 2 मॉल वाटर मिल रहा है, और मेरे गिवन मॉल कितने हैं, गिवन मॉल है 1, तो बेटे 1 मॉल से कितने मॉल वाटर मिलेगा, 1 मॉल वाटर बनेगा। आइडिया हो गया, इक्वेशन भी बैलेंस होगी। अब देखिएगा
इसका मतलब है आप बैलेंस हो जाएगी इससे भी। अच्छा बेटे नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 से 2 मोल मुझे वाटर मिल रहा है। और से देखिएगा 1 से 2 मोल वाटर बन रहा है ना। तो बेटे मुझे ये बताएं मेरे पास गिवन मोल कितने हैं 0.5, यानी कि मैं इस इक्वेशन को यूं भी बैलेंस कर सकता था 1/2 लगा के भी। तो 0.5 मोल से बेटे 0.5 मोल से मुझे ये 1 मोल नहीं मिलेगा वाटर, क्योंकि 1 का डबल 2 है तो 0.5 का डबल 1। इट मींस दैट बेटे 1 मोल वाटर मिलेगा, तो फिर मुझे 2 लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आप यूं भी इक्वेशन बैलेंस कर सकते थे बेटे। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। आई होप सो कि बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। आइए बेटे नेक्स्ट चलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने कैलकुलेट करने हैं सबशेल के अंदर। आप जानते हैं फॉर्मूला है 2l+1। बेटे याद है ना आपको 2l+1, l की वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो। बेटे 2l+1 क्या बताता था, ये हमें ऑर्बिटल्स बताता है इन सबशेल। बेटे 2l+2 कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, 2 भी कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा। When 5d orbital is complete, the entering electron goes into, बेटे इसके लिए ना आप जल्दी से वो आपको याद है आप लोगों ने स्कूल पब्लिक स्कूल वाली बात सीखी होगी। वो कैसे था, स्कूल पब्लिक स्कूल 2 दफा रिपीट करना था। इसके बाद आपके पास आता था बेटे क्या आता था बोला डिविजनल पब्लिक स्कूल डीपीएस, और डीपीएस आ जाएगा। फिर फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल था, फेडरल डिविजनल पब्लिक, और ये स्कूल था। और इस तरीके से बेटे आप पहले एस को नंबर दे दो, पहले एस को कंप्लीट करो 1s 2s 3s 4s 5s 6s और ये 7s और ये 8s आ जाएगा। अब बेटे जल्दी से P को कंप्लीट कर लो, P2 से स्टार्ट करते हैं 2 3 4 5 6 और 7। अब बेटे जल्दी से जरा ना हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज अबाउट D, 3D 4D और 5D और 6D। अब हम लोग जल्दी से क्या करते हैं बेटे, हम जल्दी से जो है वो लिख लेते हैं F का 4F और 5F। जल्दी से देख लें बेटे 5D के बाद कौन नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 6P। ठीक है जी। Which of the following relationship is correct for kinetic energy of gases? बेटे आपको याद है हमारी बुक के अंदर है कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 RT/Na आपने पढ़ा है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है ना। और आपने 1 मॉल के लिए भी पढ़ा होगा, 1 मॉल के लिए क्या थी 3RT/2। और बेटे यहां n लगा दो, जितने भी मॉल की काइनेटिक एनर्जी लगानी निकालनी है आप यहां n से निकाल सकते हैं। आई होप सो कि बेटे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एवोगैड्रो में जब भी एवोगैड्रो नंबर डिनोमिनेटर में जब भी एवोगैड्रोस नंबर आता है वो हमेशा एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी या एक मॉलिक्यूल का मास आप कह सकते हैं। तो बेटे राइट आंसर क्या होगा 3RT/2Na। देखो बीटा ही बन रहा है ना सही। अच्छा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, बेटे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर सबको पता है प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अगर एग्जामिनर पूछता केमिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या थी तो फिर भी क्या आना था, प्लाज्मा वुड बी द राइट आंसर। बेटे कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। Which factor does not affect the rate of evaporation? बेटे rate of evaporation amount of liquid पे डिपेंड नहीं कर रही होती। अमाउंट ऑफ लिक्विड कम हो ज्यादा हो इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन होता रहता है, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया कम इवेपोरेशन कम, सरफेस एरिया ज्यादा इवेपोरेशन ज्यादा। टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन डिपेंड करती है, टेम्परेचर ज्यादा करोगे इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Which of the following is responsible for the low boiling point of diethyl ether as compared to water? बेटे डाईइथाइल ईथर का 34 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब आखिर इसकी वजह क्या है बेटे, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी बेस्ट जो वजह यहां पे दैट इज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वाटर के अंदर क्या होती है बेटे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डोमिनेंट फोर्स है, जबकि बेटे यहां पे लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है।
तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। अब हाई सरफेस टेंशन, बेटे बॉइलिंग पॉइंट का सरफेस टेंशन से कोई रिलेशन नहीं है, टोटली अनरिलेटेड ऑप्शन। लो वेपर प्रेशर, बेटे लो वेपर प्रेशर उसका होता है, ये याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, राइट। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो बेटे इसका मतलब है इसका लो वेपर प्रेशर तो नहीं होगा ना, वो तो वाटर का लो वेपर प्रेशर होगा। अब बेटे हाई वेपर प्रेशर आ गया, यस। जो हमारा क्या नाम है डाइथाइल ईथर है, बेटे इसका हाई वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि किस वजह से हाई वेपर प्रेशर हो गया, आखिर वो वजह क्या है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो मुझे बताओ फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेपर प्रेशर को कंट्रोल कर रही है, वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं? योर आंसर इज सर, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सो राइट आंसर इज अल्फा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन, बहुत इजी, प्रोटीन्स में यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपको आइडिया, प्रोटीन के अंदर C डबल बॉन्ड O और NH ग्रुप जो है ना वो मौजूद होते हैं, और आप जानते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हैं। एल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लिक्विड HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन बेटे साइलेन पढ़ा जाता है, इसको साइलेन या सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड आप पढ़ सकते हैं इसको, या सिलिकॉन हाइड्राइड पढ़ सकते हैं। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H मस्ट बी अटैच विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये होना जरूरी होता है। The factor that affects the lattice energy is, बेटे आपको पता है कि lattice energy is depend upon charge to size ratio पे डिपेंड कर रही होती है, केटाइन और एनाइन के। जितना चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा होगा lattice energy ज्यादा होगी, जितना चार्ज टू साइज रेशियो कम होगा lattice energy कम। शील्डिंग इफेक्ट बेटे, lattice energy शील्डिंग इफेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये उन पर्टिकुलर एटम आयन की साइज को कंट्रोल कर रही होती है। बेटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को नहीं, बेटे lattice एनर्जी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जो है वो अफेक्ट नहीं करती। किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे हम रेडियस रेशो देखते हैं, उससे हम ज्योमेट्री का अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस की अगर बात की जाए तो बेटे एटॉमिक रेडियस भी lattice एनर्जी से कंट्रोल नहीं होता। lattice एनर्जी एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट नहीं करती। एटॉमिक रेडियस के लिए शील्डिंग इफेक्ट हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। द शेप ऑफ क्रिस्टल लैटिस डिपेंड्स अपॉन, बेटे याद रखिएगा क्रिस्टल लैटिस की जो शेप होती है इट डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। बेटे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज होने से याद रखिएगा हमारे क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेंज होता है, यानी क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक। बेटे याद रखिएगा ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल जो है ना वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, हमारी बुक लाइन है, ये बुक की डेफिनेशन से MCQ बना हुआ है। बेटे साइज ऑफ पार्टिकल पे ये चीज डिपेंड नहीं करती। सोडियम क्लोराइड और आपने देखा ना सीजियम क्लोराइड, दोनों का जो है वो स्ट्रक्चर सेम है। इसका मतलब ये है कि बेटे वहां तो साइज डिफरेंट है, तो फिर क्या होना चाहिए था, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन बेटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर उनका सेम है। ऐसा ही है ना। इसी तरीके से बेटे अगर आप नेचर ऑफ पार्टिकल की बात करो, बेटे नेचर ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड नहीं करता। आप देखिए सोडियम क्लोराइड, आयोडीन और आपके पास डायमंड, वो तीनों क्यूबिक होते हैं, लेकिन बेटे वहां तो नेचर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। बेटे साइज ऑफ यूनिट सेल, बेटे साइज ऑफ यूनिट सेल पे भी डिपेंड नहीं करता। हाँ ये देखें, मतलब जैसे आपके पास किसी भी यूनिट सेल की एज लेंथ छोटी बड़ी होगी तो वो साइज जो है ना वो छोटा बड़ा होगा, लेकिन पार्टिकल की अरेंजमेंट जब तक चेंज नहीं होगी तब तक न्यू क्रिस्टल सिस्टम नहीं बनता। ठीक है, तो न्यू क्रिस्टल के लिए पार्टिकल की अरेंजमेंट होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सो बेटे आपने ये डिस्कशन ली, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और आपने यहाँ पर जो चीज़ें जिनमें मिस्टेक्स थी या जो भी था वो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द योर नेक्स्ट एग्जाम जो कि MD कैट का आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।